सबों को जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो में मैंने भाजपा सरकार की 5वीं अनुसूची को संशोधित करने के लिए जिस गोपनीय पत्र के माध्यम से कोशिश किया उसके बिंदुओं को मैं यहाँ सरल शब्दों में ला रहा हूँ। देखिए इसके विषय में क्या लिखता है। समता जजमेंट के आलोक में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन के संबंध में सचिवों की समिति के लिए नोट और प्रस्तावना दिया गया कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957, इसे शॉर्ट में MMDR एक्ट 1957 कहते हैं, को संविधान की 7वीं अनुसूची अंतर्गत संघ सूची की सूची 1 की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है। जबकि खनन के लिए रियायतें जैसे प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज या खनन पट्टे संबंधी राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। राज्य सरकारें अधिनियम में स्थानीय संशोधन भी कर सकती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 7 अगस्त 1991 को अधिनियम में एक नई धारा 11(5) जोड़कर अधिनियम में संशोधन किया था, जिसमें प्रावधान है कि आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी गैर आदिवासी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस या माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह प्रतिबंध राज्य या केंद्र सरकार के उपक्रम पर लागू नहीं होगा। आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण को पूर्णतः रोकने के लिए आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र हस्तांतरण अधिनियम 1959 को भी अधिसूचित किया था। यह तो हुआ कानूनी पक्ष, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में समता जजमेंट थी, जिसे इस सीक्रेट नोट के नंबर 2 पॉइंट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11/7/97 को समता, जो एक गैर सरकारी संगठन NGO जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काम करता है, द्वारा दायर सिविल अपील संख्या 4601 और 4602/97 में फैसला सुनाया है। सीक्रेट नोट में कहा जाता है कि समता जजमेंट मामले में भारत संघ पक्ष नहीं था और न ही आंध्र प्रदेश सरकार के अलावा कोई अन्य राज्य सरकार थी। हालांकि मामले में केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं, जो निर्णय के पैरा 129, 130 और 131 में निर्देशित है। मतलब भाजपा सरकार कहने का कोशिश कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय केंद्र पर लागू नहीं होते और न ही दूसरे राज्यों पर, जबकि अनुच्छेद 141 और 142 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देश के सभी न्यायालयों और संघ और राज्यों को लागू होने की बात करती है। मतलब बचने के लिए पहले भी आज की तरह ही भाजपा झूठ बोलकर काम करती थी। तीसरे पॉइंट में केंद्र सरकार सचिवों को कहती है कि समता जजमेंट में फैसला है कि पहला, आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र हस्तांतरण अधिनियम 1959 के अनुसार राज्य सरकार भी एक व्यक्ति है और आदिवासी नहीं है, और अचल संपत्ति के हस्तांतरण में प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज भी शामिल है। यानी किसी को भी प्रोस्पेक्टिंग या माइनिंग लीज दिया जाना है तो उसे आदिवासियों के अचल संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा। दूसरा, आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में यानी कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी समय या अतीत में राज्य सरकार की भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरण हुआ है या गैर आदिवासियों को दिया गया माइनिंग लीज या प्रोस्पेक्टिंग लीज पूरी तरह से अनुचित है, अवैध है। तीसरा, उद्योगपतियों द्वारा आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में सभी खनन कार्य तत्काल रोक दिए जाएं। मतलब आदिवासी इलाकों में तत्काल प्रभाव से सभी खनन कार्य रोकने का फैसला समता जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट देते हैं। चौथी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के अधिनियमों के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू की जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के खनन पट्टे देने पर संविधान की 5वीं अनुसूची का उल्लंघन को रोका जा सके। उसमें ये कहता है कि अब इस फैसले के एवज में भाजपा की केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश कि सभी उद्योग, चाहे वह प्राकृतिक हों या विधिक व्यक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों में तत्काल परिचालन बंद कर दें, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां पट्टा राज्य उपक्रम को दिया गया है। इसके तो दूरगामी परिणाम होंगे। इस निर्णय के आलोक में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के लिए गैर आदिवासियों को भूमि हस्तांतरण करना अस्वीकार्य होगा और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा रखी गई सभी भूमि भी अवैध होगी। इसका तात्पर्य यह है
कि न केवल सभी खनिज आधारित उद्योग जो आदिवासी क्षेत्रों में ली गई खनन लीज से अपनी खनिज आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग, और आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित सभी अन्य उद्योगों को बंद करना होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को बताकर विकास के कामों में होने वाले असर को भाजपा सरकार रेखांकित कर रही है, जबकि आदिवासी सहकारी समितियों के मार्फत काम किए जा सकेंगे उसका वर्णन नहीं करती है। यह सरकारी एजेंसी के मार्फत ही काम होंगे क्योंकि उसमें आरक्षण नीति का भी पालन होगा। उसको जनोपयोगी सिद्धांत के रूप में चिन्हित न करके विकास में बाधा के रूप में बता रही है। फिर भाजपा की केंद्र सरकार कहती है कि निर्णय में यह भी कहा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में बॉक्साइट और चूना पत्थर सहित बड़े खनिज संसाधनों का कभी भी दोहन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में खनन पट्टे आदिवासियों के अलावा किसी और को नहीं दिए जा सकते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में कभी भी कोई बड़ा औद्योगिक निवेश नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए आदिवासियों के अलावा किसी और को अपनी ज़मीन भी हस्तांतरित नहीं कर पाएगी। आंध्र प्रदेश में देश में बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, जो बड़े पैमाने पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित है। इसी तरह चूना पत्थर के बड़े संसाधन भी अनुसूचित क्षेत्रों में ही उपलब्ध है। इन खनिज संसाधनों के दोहन के लिए हजारों करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होती है, और जब तक विदेशी कॉरपोरेट निकायों की प्रमुख भारतीय सहायक कंपनियों को अनुसूचित क्षेत्रों में खनन कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक इन खनिज संसाधनों का राज्य के आर्थिक विकास के लिए दोहन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर भी सिर्फ पूंजीपतियों के लाभ को ही केंद्रित करके केंद्र सरकार बातें बता रही है, जबकि आदिवासी सहकारी समितियों के मार्फत राज्य के द्वारा वित्त पोषण से काम किया जा सकेगा ये नहीं बता रही है। सीधी सी बात है कि लोहा बनाने वाली कंपनी को कच्चे माल से मतलब है, तो आदिवासी सहकारी समितियां या राज्य सरकार की औद्योगिक इकाइयां खनन करके इन कंपनियों को कच्चा माल दे सकती है। इसमें कोई दिक्कत है कहाँ। लेकिन क्यों, अगर सरकारी इकाई काम करेगी तो वहाँ आरक्षण के मार्फत दलित, आदिवासी और पिछड़ों को रोजगार देना होगा, नौकरी देना होगा। यह भाजपा बिल्कुल नहीं चाहती। इसीलिए समता जजमेंट को 5वीं अनुसूची को बदलना चाहती थी, जो अभी भी उसी रुख में बनी हुई है। आगे इस सीक्रेट लेटर में अन्य राज्यों पर होने वाले प्रभाव के बारे में केंद्र सरकार लिखती है कि आंध्र प्रदेश के अलावा हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में भी अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। उस समय जब ये लेटर लिखा गया था, उस समय झारखंड अलग राज्य नहीं बना था। समता जजमेंट का आने वाले वर्षों में इन राज्यों पर भी समान प्रभाव पड़ सकता है। मतलब भाजपा सरकार यह कहना चाह रही है कि समता जजमेंट का यदि पालन उपरोक्त राज्यों में भी होता है तो हमारे पूंजीपति दोस्तों का क्या होगा। अगले बिंदु पर कहती है कि ध्यान देने योग्य है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत नियम बनाए गए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों के शोषण को रोकना और आदिवासियों की कृषि भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित होने से रोकना है। संविधान निर्माताओं की यह मंशा कभी नहीं रही होगी कि अनुसूचित क्षेत्रों में आर्थिक विकास या आर्थिक गतिविधि ना हो या आदिवासी समाज हमेशा मुख्य धारा से अलग थलग रहे। जाहिर है, समता निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या आंध्र प्रदेश और बाद में अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में खनन कार्यों सहित सभी औद्योगिक गतिविधियों को रोक देगी, जिससे देश के अनुसूचित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होगी। मतलब स्पष्ट है कि भाजपा को संविधान की 5वीं अनुसूची और समता जजमेंट रास नहीं आई और विकास का ढोंग रचकर संविधान के 5वीं अनुसूची और सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट को विकास विरोधी बताने की पूरी कोशिश की। आगे भाजपा सरकार कहती है कि समता निर्णय ने संविधान की व्याख्या के संबंध में कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाए हैं, जो उनके अनुसार इस प्रकार से उन्होंने बताया कि संविधानिक प्रावधान 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विनियमन और नियम बनाने का अधिकार देते हैं, ताकि आदिवासियों का जो अधिकार है उसे किसी भी तरह से छीना ना जा सके। समता मामले में बहुमत के फैसले में माना गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासियों को खनन पट्टे देना 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है। लेकिन भाजपा कह रही है, हालांकि यह महसूस किया जाता है कि 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244
किसी भी तरह से सरकार के अपने भूमि को हस्तांतरित करने के संप्रभु अधिकार को छीनने का दावा नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति पटनायक के असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण के हवाले से केंद्र सरकार कह रही है कि संविधान के अनुच्छेद 244 और 5वीं अनुसूची को मिलाकर पढ़ा जाए तो यह संकेत देगा कि राज्यपाल पर अनुसूचित क्षेत्र के भीतर गैर आदिवासी के पक्ष में सरकारी भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने वाले नियम बनाने का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। यानी आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों को हस्तांतरण से रोकने का कानून बनाने की कोई बाध्यता राज्यपाल को नहीं है। बताइए किस हद तक आदिवासी अधिकारों को रौंदने की बात भाजपा कर रही है। यदि 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 समाप्त हुआ तो फिर आदिवासियों के लिए देश में रहना नहीं रहने के बराबर होगा। संविधान सभा में जो बहस 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 244 के लिए पारित हुआ, उसी को पूंजीपतियों के हित में समाप्त करने की बात पर भाजपा अड़ी थी। बहुमत के निर्णय ने उन सभी राज्यों के लिए निर्देश दिया है जहां उसी तरह का समान अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासियों को खनन पट्टे देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में खनन पट्टे राज्य सरकार द्वारा आदिवासी सहकारी समिति आदि के गठन के बाद ही दिए जा सकते हैं। इस फैसले के एवज में केंद्र सरकार अपनी कुबुद्धि लगाती है कि इस तरह के निर्देश संविधान को संबंधित केंद्रीय अधिनियम MMDR एक्ट 1957, जिसे संविधान की 7वीं अनुसूची प्रविष्टि 54 सूची 1 के संविधानिक प्रावधानों के तहत अधिनियमित किया गया था और पूरे भारत देश में लागू है, राज्य सरकारों को खनन पट्टा देने का अधिकार देता है और संविधान की 5वीं अनुसूची के संचालन को बाधित नहीं करती है। सरकार यह कहना चाह रही है कि MMDR एक्ट से 5वीं अनुसूची को कोई नुकसान नहीं है, जबकि फैसला ही उसके विपरीत दिया गया है कि 5वीं अनुसूची का यदि अनुपालन नहीं होता है तो 5वीं अनुसूची में इंगित जो आदिवासियों के अधिकार हैं उसे भी गैर आदिवासियों को दे देने जैसी बात होगी। फिर केंद्र सरकार विवाद पैदा हो बोलकर कहती है कि 5वीं अनुसूची राज्यपाल को नियम बनाने का अधिकार देती है, जिसका कि उसे प्रयोग की बाध्यता नहीं है, जबकि समता जजमेंट के पैरा 50 में बहुमत के फैसले में कहा गया है कि 5वीं अनुसूची राज्यपाल को नियम बनाने का आदेश देती है। इस तरह भाजपा समता जजमेंट और संविधान की 5वीं अनुसूची की व्याख्या को एक दूसरे से भिन्न दिखाने की कोशिश करती है। फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए केंद्र सरकार तर्क दे रही है कि समता जजमेंट पहले से दिए गए प्रोस्पेक्टिंग या माइनिंग लीज को भी लागू होंगे, जो सही है, लेकिन आगे लिखती है कि यह फैसला डिप्टी कलेक्टर बनाम S वेंकटरमन 1995 SCC 545 के बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष है। मतलब केंद्र सरकार कहना चाह रही है कि पहले जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज दिया गया है उस पर समता जजमेंट लागू नहीं होना चाहिए। ये केंद्र सरकार के कहने का मतलब है। भाजपा भी अजीब है, जब पूंजीपतियों के पक्ष में निर्णय हो तो उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है, लेकिन जब आदिवासियों के हक अधिकार की बात आती है तो उसमें भूतलक्षी प्रभाव को नकारने का तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर आगे सरकार भी एक व्यक्ति है के तर्क को कमज़ोर करने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार कहती है क्योंकि समता जजमेंट 3 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा बहुमत के आधार पर फैसला लिया गया है, जिसमें न्यायमूर्ति J पटनायक के अल्पमत फैसले में यह विचार दिया गया कि अधिनियम 1959 की धारा 3(1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति व्यक्ति का संपूर्ण धारा में स्वाभाविक अर्थ प्राकृतिक व्यक्ति होना चाहिए और इसमें राज्य शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कह रहा है कि राज्य भी एक व्यक्ति है। यह तो एक तरह से कोर्ट के अवमानना वाली बात हो गई कि जो कोर्ट कह रहा है आप उसका कुछ अलग व्याख्या कर रहे हैं। बहुमत के फैसले को जैसे कि मैंने ऊपर बता चुका हूं कि पूरा देश में संघ, राज्य और सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, तो केंद्र सरकार इस फैसले से अलग नहीं है। व्यक्ति की परिभाषा में राज्य और केंद्र सरकार आती है और वो दोनों आदिवासी नहीं है। किस कदर भाजपा समता जजमेंट को नकारने के लिए तर्क ला रही थी, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर आगे भाजपा सरकार कहती है कि संविधान की 5वीं अनुसूची की पैरा 5(2) की व्याख्या करते समय न्यायालय नियम नहीं बना सकता और पैरा 5(2) में जो प्रावधान किया गया है उससे अधिक कुछ प्रदान नहीं कर सकता। प्रत्येक राज्यपाल को अपने राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए ज़रूरत के हिसाब से नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार कह रही है कि समता मामले में बहुमत के विचार ने राज्यपाल के लिए राज्य सरकार को अपनी ज़मीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने वाला नियम बनाना अनिवार्य बनाकर संविधान की 5वीं अनुसूची को वस्तुतः फिर से लिख दिया है।
मतलब केंद्र सरकार कहना चाह रही है कि समता जजमेंट के बहाने सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं अनुसूची को दोबारा लिखा है। अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि संविधान लिखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं है। समता निर्णय के आलोक में खान मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई देखेंगे तो सबसे पहले तो भारत संघ समता मामले में पक्ष नहीं था। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 1997 के माध्यम से खान मंत्रालय को समता निर्णय के बारे में सूचित किया और अनुरोध किया कि समता निर्णय के दूरगामी प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा याचिका दायर की जाए। केंद्र सरकार द्वारा दायर परिणामी समीक्षा याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने 4/2/1999 को खारिज कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल की सलाह पर केंद्र सरकार ने पहला पक्ष प्रतिवादी के रूप में अभियोग चलाने के लिए एक आवेदन, दूसरा दिनांक 11/7/1997 के न्यायालय के आदेश में संशोधन के लिए एक आवेदन और तीसरा संशोधन के लिए याचिका दायर करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया। इन 3 आवेदनों का उल्लेख 3/5/1999 को 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष किया गया, जिसने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि 3 सदस्यीय पीठ इन आवेदनों पर विचार कर सकती है। इसके बाद मामले की सुनवाई 4/2/2000 को हुई और आवेदनों को सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। चूँकि समता निर्णय द्वारा संविधान की व्याख्या के संबंध में कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाए गए हैं, इसीलिए विधिक मामलों के विभाग के माध्यम से अटॉर्नी जनरल से अनुरोध किया गया कि वे इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ को भेजें अथवा वैकल्पिक सलाह दें कि क्या समता निर्णय के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। आगे देखिए अटॉर्नी जनरल की राय क्या कहती है। अटॉर्नी जनरल ने उनसे पूछे गए प्रश्नों पर अपनी राय दी और सलाह दी कि समता निर्णय के किसी भी भाग की समीक्षा के लिए आगे कोई आवेदन प्रस्तुत करना निरर्थक होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस मामले का तथ्य यह है कि समता मामले में सुप्रीम कोर्ट का बहुमत का फैसला देश का कानून है और इस फैसले को पूरा अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ को संदर्भित करने के लिए शून्यता में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आवेदन करना संभव नहीं है। ऐसा आवेदन तभी किया जा सकता है जब इसी प्रश्न से जुड़ा कोई अन्य मामला या तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हो या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाया गया हो। सुप्रीम कोर्ट अगर वह संतुष्ट हो कि उसके पिछले फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है तो संवैधानिक पीठ को संदर्भित करने के अनुरोध को स्वीकार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 4/2/1999 के पिछले आदेश के मद्देनज़र, जिसके द्वारा समीक्षा याचिका को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट को यह रास्ता अपनाने के लिए राजी करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उस दिशा में प्रयास किया जा सकता है, लेकिन केवल उसी रूप और तरीके से जैसे मैंने संकेत दिया है। वैकल्पिक सुझाव के संबंध में अटॉर्नी जनरल का मानना था कि समता निर्णय के प्रतिकूल प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रश्न पर उसकी राय इस प्रकार है। संसद उक्त निर्णय के कानूनी आधार को हटाकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दूर करने के लिए आवश्यक संशोधन कर सकती है। ऐसा कदम कानूनी रूप से स्वीकार है। उनका कहना था कि इस संबंध में पृथ्वी कॉटन रिपोर्ट 1970 SCR 338 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। संविधान संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुरूप होना होगा। इस तरह के संशोधन में मूल संरचना का कोई प्रश्न शामिल नहीं होगा। मतलब संविधान संशोधन करके 5वीं अनुसूची को रद्द बदल करने को जायज़ ठहराने की बात की जाती है। अटॉर्नी जनरल द्वारा व्यक्त की गई राय से विधिक मामलों के विभाग और विधि एवं न्याय मंत्री ने सहमति व्यक्त की। अटॉर्नी जनरल की राय के आलोक में संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है, तो अटॉर्नी जनरल की राय और विधि न्याय मंत्री की सहमति के आलोक में 5वीं अनुसूची में संशोधन की बात से सरकार सहमत होती है। फिर आंध्र प्रदेश सरकार ने जनजातीय सलाहकार परिषद के निर्णय के मार्फत जनजातीय क्षेत्रों में निजी पार्टियों द्वारा खनन को सुविधाजनक बनाने के लिए 1959 के नियम में संशोधन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से अनुरोध करने का संकल्प लिया। उसे भी केंद्र की भाजपा सरकार बढ़ा चढ़ाकर उल्लेख कर रही थी कि आंध्र प्रदेश सरकार केंद्र से
1959 के नियम में संशोधन करने का अनुरोध कर रही है। फिर सरकार कह रही थी कि आदिवासियों को धीरे धीरे राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में खनिज भंडारों के विकास पर रोक लगाकर उन्हें मुख्य धारा में लाए बिना उन्हें हमेशा के लिए अलग अलग रखना शायद गलत हो सकता है। यह जरूरी है कि आदिवासियों को खनन सहित गैर कृषि गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और ऐसा कोई भी कानून जो इस पर प्रतिबंध लगाता है आदिवासियों के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा तर्क देकर 5वीं अनुसूची में संशोधन की बात को आगे बढ़ाने की वो बात कह रही है। इस सीक्रेट नोट के निष्कर्ष में सरकार कह रही है कि समता जजमेंट द्वारा उत्पन्न गतिरोध को संभवतः संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन के माध्यम से ही हल किया जा सकता है, जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है। एक तरीका यह हो सकता है कि 5वीं अनुसूची में पैराग्राफ 5.2 के बाद यह स्पष्टीकरण जोड़ा जाए कि पैरा 5.2 के अंतर्गत बनाए गए नियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा सरकार को भूमि के हस्तांतरण या सरकार द्वारा गैर आदिवासी को MMDR एक्ट 1957 के प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण या खनन कार्यों सहित किसी भी गैर कृषि संचालन के लिए भूमि के आवंटन को प्रतिबंधित नहीं करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि MMDR एक्ट 1957 का अनुपालन बेरोक 5वीं अनुसूची के आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची के संविधानिक प्रावधानों को रौंद कर किया जा सकेगा। फिर आगे कहती है कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि 5वीं अनुसूची के पैरा 7 के अनुसार संसद समय समय पर कानून द्वारा 5वीं अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसा कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा 5वीं अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। यह सीक्रेट नोट संयुक्त सचिव भारत सरकार के ऑफिस से सभी सचिवों को भेजी गई ताकि इस पर गोपनीय स्तर पर चर्चा परिचर्चा करके सरकार को आवश्यक ड्राफ्ट 5वीं अनुसूची में संशोधन का दिया जा सके। तो ये हुआ 5वीं अनुसूची को संशोधित करने का भाजपा का सीक्रेट प्लान। आपको यह सीक्रेट प्लान भाजपा का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।